अगली शाम मैं मिनी स्कर्ट टॉप पहनकर ड्रेसिंग टेबल के सामने आई तो मम्मी वहां पहुंच गई। मुझे मिनी स्कर्ट टॉप पे देखते ही वह मुझ पर बिगड़ते ही बोली, मिनी स्कर्ट टॉप पहनकर कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तुम्हें मैं बताना भूल गई मम्मी, सपना की बहन की आज शादी है, मैं वहीं जा रही हूँ। ये कहते कहते मैं मुस्कुरा पड़ी। शादी में जाना है तो कोई ढंग के कपड़े तो पहन लो। मम्मी ये कहते कहते गुस्सा हो गई। तो क्या कपड़ा बेढंगा है? तुम भी मम्मी हद करती हो। मैं तो इसे ही पहनकर जाऊंगी, मैंने झिड़कते हुए जवाब दिया। न जाने तुम्हें समझ कब आएगी। तुम्हारे इतने मोटे मोटे पाँव मेरी स्कर्ट में झांक रहे हैं। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? क्या तुम अपनी टांगों को प्रदर्शन करने जा रही हो? मम्मी ये कहते मेरा मूड खराब हो गया। मैं उसे आंखें दिखाते हुए बोली, कोई देखेगा तो अपनी आंखों से ही ना मुझे लूट या खा तो नहीं लेगा। मैं अगर सच बोल दूंगी तो? मैं ये कहते कहते अचानक ही चुप हो गई। मैंने देखा मम्मी का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसके चेहरे पर फैला गुस्सा सिमट कर गायब हो गया था। वह नरम पड़ते हुए बोली, तुम तो बेवजह ही नाराज हो गई बेटी। मम्मी एकदम से बदल गई। मैं चुपचाप दरवाजे से बाहर हो गई। रास्ते भर में ही सोचती रही, इंसान की कमजोरी जब उजागर हो जाती है तो कितना निर्बल पड़ जाता है। अपनी संतान से भी हर पल दबकर रहने लगता है। मम्मी की स्थिति कुछ ऐसी ही है। मम्मी ही क्यों, जिनके भी भेद खुल जाते हैं उनकी स्थिति ऐसी ही हो जाती है। वे तब भी और कमजोर बन जाते हैं। तभी सपना का घर आ गया। दरवाजे पर ही अब सपना का भाई विक्रम खड़ा था। मैं सहम कर खड़ी हो गई। विक्रम को छेड़ने छाड़ने की आदत से वे काफी डर गई थी। इतने में हंसकर बोला, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो भला ही क्यों, तुम इतने शरीफ कब से बन गई? मैं ये कहते हुए दरवाजे पे आई तो बिजली की रोशनी में मेरा ही नहीं, उसका भी चेहरा दमक उठा। विक्रम मेरे हाथों को सहलाते हुए बोला, तुम्हें छेड़कर मुझे तुम्हें होना है क्या? मैं अचानक ही मुस्कुरा पड़ी। मर्दानी बाहों की स्पर्श का लाजवाब स्वाद तो मैं कब का छक चुकी थी। विक्रम के हाथों का स्पर्श पाते ही मैं भीतर ही भीतर सिहर उठी। विक्रम को शायद मेरी मन स्थिति का अनुमान नहीं था। तभी सपना कुछ दूरी खड़ी नजर आई। मैं उससे अपना हाथ छुड़ाकर वहां चली गई जहां सपना खड़ी थी। मुझे देखते हुए चहक पड़ी और बोली, मैंने तो सोचा था कि तू आएगी ही नहीं। इसी बीच उसकी माँ ने उसको आवाज देकर अपने पास बुला लिया। मैं वहां से सीधे ड्राइंग रूम में आ गई। फिर अचानक ही मेरे दिमाग में आया कि क्यों न मैं नाखून पॉलिश लगा लूं। सामने ड्रेसिंग टेबल पर नाखून पॉलिश की शीशी रखी हुई थी। मैं ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ गई। तभी मेरी एक हल्की सी चीख निकल गई। न जाने विक्रम का वहां अचानक से कहां से प्रकट हो गया। वह मेरी चीख सुनकर काफी घबराया हुआ था। जब बात उसकी समझ में नहीं आई तो वह बोला, क्या हुआ? मेरे पाँव में शीशे के टुकड़े चुप गए था। देखते देखते खून से मेरा पाँव लथपथ हो गया। विक्रम गुस्से से बड़बड़ाया, ये सपना की बच्ची पागल हो गई है। कांच का गिलास भी तोड़ गई और यूं ही छोड़ भी गई। यह कहते कहते उसने मुझे अपनी गोद में उठाकर पलंग पर बैठा दिया और रुई में डिटॉल लेकर जहां कांच चुभा था वहां रुई का पहाड़ रख दिया। कांच मामूली ही चुभा था। मैं सोचने लगी, क्या विक्रम मुझे उतनी खुशी दे सकता है जितना उस युवक ने उस रात को दिया था? वैसे विक्रम मुझ पर मुकत तो था ही। तभी वो बोला, अठहर मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। वह हवा की तरह गया और एक कप चाय लेकर आ गया। मैं बरबस ही हंस पड़ी। तुम्हारी चाय कहाँ है? यही कही है। तुम पहले आधी चाय पी लो। आधी चाय? क्या तुम जूठी चाय पियोगी? मैं आश्चर्य से बोली, क्यों मैं तुम्हारी जूठी चाय नहीं पी सकता? एक दूसरे का जूठा खाने पीने से तो आपस की शर्म झिझक कम होती है। मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। मैं मन ही मन मुस्कुराई। इतरा भी उठी। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह तो पता ही है कि तुम्हें मेरी देह के आशिक हो और मैं तुम्हारे पूर्व दृष्टि की दीवानी हूँ। तुम मेरे जीवन में आने वाले दूसरे पुरुष हो गए। मुझे देखना है तुम्हारी मर्दानी बाहों में कितना आनंद है, कितना नयापन है, कितना एक स्त्री को खुश करने का जादू है। इसी दौरान विक्रम मुझे लूट लेने वाली निगाहों से घूरता हुआ बोला, चाय तो पियो, ठंडी हो रही है। मैं मंद मंद मुस्कुराते हुए चाय पीने लगी। अभी मैंने आधी चाय पी ही थी, उसने मेरे हाथ से कप छीन लिया और बोला, तुम्हारे ओठों का स्पर्श पाकर चाय कितनी स्वादिष्ट हो गई है। न मालूम तुम्हारे ओठों के स्पर्श में कितनी मधुसी होगी, कितनी जादुई मिठास होगी और कितनी ताजगी होगी। मैं आश्चर्य से उसे देख रही थी। वह चाय की चुस्के बड़े ही मजे से ले रहा था। तभी बारात आने का शोर हुआ। मैं पलंग से उठकर विवाह मंडप की ओर बढ़ गई। इसके दूसरे दिन तड़के मेरी आंखें खुली। आंखों के सामने अचानक ही विक्रम का चेहरा ही नाच गया। मैं विक्रम के साथ वह आनंद उठाना चाहती थी जो मैंने उस अनजाने पुरुष के साथ उठाया था। मैं विक्रम के साथ वह सारा खेल फिर से खेलने के लिए तैयार थी।
10 बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच गई। विक्रम गेट पर ही मिल गया। मैंने दूर से ही देखा, वो मुझसे कहीं अधिक उतावला था। मेरे नजदीक आते हुए बोला, सपना बीमार है, उसने तुम्हें घर पे बुलाया है। मैं सपना के बीमार होने की बात सुनकर चिंतित हो उठी। कहीं सपना को उसके पापा ने बहस को लेकर बुरा भला तो नहीं कहा। मैं सोचते विक्रम के साथ उसके घर के लिए चल दी। कोई 20 मिनट के बाद में विक्रम के साथ उसके घर के नजदीक आई। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका हुआ था। मैंने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा तो वह हंसने लगा। माफ करना, मैं झूठ बोला था। हकीकत तो यह है कि सपना बड़ी दीदी के साथ उसके ससुराल गई है और मम्मी पापा शहर से बाहर गए हैं। तो फिर तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? और तुम्हें ताला खोलोगे कैसे? मैं कहते कहते चिंतित हो उठी। इस ताले की चाबी तो मेरी जेब में है और झूठ तो थोड़ा बहुत बोलना ही पड़ता है। यह कहकर उसने ताले में चाबी लगा दी। ताला खुलते उसने बड़ी फुर्ती से दरवाजा खोल दिया। हम दोनों अंदर आ गए, फिर दरवाजा बंद कर दिया। बेडरूम में आते विक्रम ने अलमीरा से इत्र का एक शीशी निकाली, मेरे अंगों पर स्प्रे कर दिया। न जाने कैसा इत्र था, मेरे शरीर में उसकी खुशबू समाते ही मैं मदहोश हो उठी और विक्रम की बाहों में समाने के लिए मचल उठी। तभी वो जोर से हंसा। इसमें शीशी इत्र कहता है। पापा को मैंने मम्मी के शरीर पे स्प्रे करते हुए कई बार देखा है। वो भी इसे मदहोश कर देने वाले इत्र ही कहते हैं। ये कहते कि तुझने पूरी बिस्तर स्प्रे कर दिया। पूरा कमरा मदहोशी के आलम में डूब गया। बाहर की हवा भी आएगी तो सुगंधित हो उठेगी। यह सुनकर मैं हल्के से मुस्कुराई, फिर बिस्तर पर निढाल पड़ गई। विक्रम बोला, आज गर्मी बहुत है, कपड़े तो उतार दो। हाँ गर्मी तो है, कहते मैंने कपड़े उतार लिए। वह शांति से कहाँ बैठने वाला था। वह झुककर मेरी तलवे पर किस करने लगा। मैं चाहकर अपने पैर न खींच सकी। शुरू शुरू में तो बड़ा ही अजीब सा लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा। मैं बुदबुदाई। कहने को तो पुरुष कहते कि स्त्रियां मर्दों के पांव की धूल है, पर क्या झूठ नहीं बोलते हैं? यहाँ तो मेरे पांव की धूल विक्रम ही बना है। तभी अचानक मैं उचक सी गई। वह मेरे पांव को चूमते हुए आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। मैं तो उसकी इस दीवानगी को देखकर पागल हुई जा रही थी। हंसते हुए मैं बोली, अरे बुद्धू, तुमने ये सब कहाँ से सीखा है? उसने कहा, इन सब के बारे में मत सोचो, बस इस पल का मजा उठाओ। यह कहते कहते वो मेरे पर जीभ गोल गोल घुमाने मानो लगा। मैं एक अजीब सी पीड़ा से चीख उठी, उछल कर उसने बाहों में भींच लिया। वास्तव में तुम इस कला के पारखी हो। मैं यह कहते कहते उसकी रोएदार छाती को ओठों से सहलाने लगी। अब उछलने की बारी उसकी थी। वह जोर से मुझ पर उछला और मेरे दांतों को लेकर गुदगुदाने लगा। अब कुछ ही देर बाद हम दोनों प्यार की गहराइयों में डूबने उतरने लगे। हम दोनों को कोई होश न था। हम इतने आक्रामक हो गए थे। मधुर स्पर्श ने नोच खरोच का रूप ले लिया था। इस घात प्रतिघात में भी एक आनंद था। मेरे संपूर्ण बदन में फैल पड़ी गुदगुदी को नोच खरोच की किराए काबू में रखी हुई थी। तभी विक्रम अचानक से ही शांत पड़ गया और मैं तो पहले से ढाल पड़ गई थी। आगे कहानी पढ़े भाग 6 में। थैंक यू।